चलो देखो, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो मिक्स सेंटेंस है। इसमें ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिख रहा है, ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का दिख रहा है, ये भी पास्ट परफेक्ट का है, ये देखो फ्यूचर परफेक्ट का दिख रहा है। इसका मतलब इसमें 3 टेंस हैं। पहले ही मैंने तय कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि किसी भी सेंटेंस का जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली पॉइंट यही है कि आपको ध्यान देना है कि ये कौन सा टेंस है और फिर देखना है ये कौन सा सेंटेंस है, तब आप सही दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। अब सेंटेंस देखो, इसमें जैसे ये वाला टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस कौन सा है ये? तो सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि तीन इन सब का जो है रूल अलग अलग होता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं का प्रयोग किया गया है। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो रूल क्या कहता है? तो रूल ये है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर नॉट या नेवर लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ये प्रोसीजर है, इस क्रम में अब हमको चलना है। अब सबसे पहले क्या लिखना है? इसमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कैसे मिलता है? कौन से प्रश्न पूछने पर मिलता है? ये प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। तो पहले सब्जेक्ट कौन से प्रश्न पूछ लिया? कौन कपड़े नहीं खरीदे हैं? उसने, यानी सब्जेक्ट हो गया ही, हुआ। अब ही सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगनी है? इसमें हैज़, यानी ये हो गया हैज़। उसके बाद नॉट, खरीदना यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है ना, तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, या परचेज माने भी खरीदना होता है, परचेज, PURCHASE, परचेज भी होता है। लो मैं इसी को लिख दे रहा हूं, परचेज्ड। ही हैज नॉट परचेज्ड क्या? कपड़े, यानी क्लॉथेज। हाँ, तो आप कह रहे थे जो दुनिया में एक ही है उसके साथ। अब कई रूल हैं उसके। द के प्रयोग करने के 3 रूल हैं। कुछ जगह पर द का प्रयोग करना आवश्यक है, द नहीं प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कुछ जगहों पर द का प्रयोग मना है कि नहीं करना है, इसके पहले द लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और कुछ में क्या है कि द का प्रयोग करने न करने से प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वाक्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो यहाँ का द इम्पॉर्टेंट नहीं है, लगाया जा सकता है, द क्लॉथेस। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्या आपके मेला पहुंचने से पहले सूर्य अस्त हो चुका था? अब देखो, इसमें चुका था यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें पहले आया है क्या। इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव का, क्या से शुरू होने वाला वाक्य। अब क्या से शुरू हो गया तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होती है तो आपके दिमाग में 2 बात आ जानी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ वाक्य तो सीधे सीधे होते हैं, कुछ वाक्यों में हेल्पिंग वो बिफोर और आफ्टर का प्रयोग किया गया होता है। बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद। तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं ना तो इनको पहले देख लेना चाहिए, और जब ये मिल गया तो समझ लो कि इसके पहले भी एक सेंटेंस और इसके बाद भी एक सेंटेंस होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब क्या करना है कि पहले वाक्य जो है इसका अनुवाद बनाया जाता है, यानी इसके बाद वाला जो अंत में आया हुआ सेंटेंस होता है उसी का अनुवाद अंग्रेजी में पहले बनाया जाता है। और यहाँ देखो, ये जो क्या है लगा इसके साथ है, लेकिन वास्तव में ये किसके साथ है? इस वाले सेंटेंस के साथ रहता है। ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे? हैड द सन। अब देखो यहाँ द लगाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि सन जो है वो इम्पॉर्टेंट, और पूरे ब्रह्मांड में जो एक हों उनके पहले द जरूर लगाना चाहिए। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके पहले द लगाना चाहिए। समाचार पत्रों के नाम के पहले द लगाना चाहिए, नदी के नाम के पहले द लगाना चाहिए। ये सब रूल्स हैं आर्टिकल के, अभी पढ़ेंगे आप इसका प्रयोग। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। फिलहाल यहाँ द जरूरी है क्योंकि सन है, तो द सन। और सेट माने अस्त होना, तो सेट का थर्ड फॉर्म सेट ही होता है, यानी हो गया
हैड द सन सेट। अब ये जो है कंजक्शन ये कहलाता है, इसको आप लिखेंगे बिफोर। फिर उसके बाद ये अगला सेंटेंस, इसको आप आगे ले जाएंगे। इसमें रूल है कि ये वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है और इधर जो सेंटेंस होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हैड द सन सेट बिफोर। अब आपके मेला पहुंचने से पहले, तो बिफोर यू रीच्ड द फेयर, फेयर यानी मेला, क्वेश्चन मार्क। ए कैसे लगाएंगे वहां? फेयर ए किसके पहले लगाते हैं? फिर वही आर्टिकल की बात, ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल हैं। ए और एन का प्रयोग होता है जिनको गिन सकते हैं। फेयर को गिनोगे? गिने जाने वाले काउंटेबल नाउन के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉय रहता तो ए लगा देते, चलता। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो शब्द याद रखो। काउंटेबल माने जिनको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल यानी जिनको गिन नहीं सकते हैं। तो यहां पर ए का प्रयोग नहीं होगा, द। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मरीज दवा खाने के बाद मर गया था, इसमें बाद आ गया है, यानी बिफोर और आफ्टर। तो आफ्टर वाले वाक्यों का भी नियम है कि आफ्टर का जब प्रयोग किया जाता है किसी सेंटेंस में, तो आफ्टर वाले वाक्यों में इस वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा और इसका पास्ट परफेक्ट में होगा, इसका उल्टा हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? यानी ये जो रूल है, ये पास्ट परफेक्ट था, ये पास्ट इंडेफिनिट था। अब क्या होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट और ये पास्ट परफेक्ट, पहले अनुवाद इसी का बनाएंगे। इसको पहले लिखेंगे तो क्या हो गया? मरीज दवा खाने के बाद मर गया था, यानी यहाँ मरीज ही मर गया था। कौन मरा था? यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, कौन मर गया था, तो आपको पता चलेगा कि मरीज मर गया था। यानी यहाँ हो जाएगा द पेशेंट डाइड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द पेशेंट डाइड, बाद की अंग्रेजी हो गई आफ्टर। उसके बाद मरीज, फिर मरीज लिखना है क्योंकि मरीज ही दवा खाया था, तो इसका मतलब पेशेंट के लिए ही का प्रयोग कर देंगे क्योंकि एक आदमी के लिए बात हो रही है। तो आफ्टर ही हैड, अब दवा खाना मतलब दवा खाने के लिए टेकन का प्रयोग होता है, टेकन द मेडिसिन। हो गया? द पेशेंट डाइड आफ्टर ही हैड टेकन द मेडिसिन। आइए अगले वाले सेंटेंस में चलते हैं। ये किस सेंटेंस में, टेंस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें भी पूर्व, पूर्व का मतलब ये पहले ही होता है। और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसको भी आपने पढ़ा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको पहले बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में और इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इसमें था कि इसको बनाया पास्ट परफेक्ट में और इसको बनाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वैसे इसमें क्या है, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका मतलब हम खाना खा चुके होंगे तो क्या हो जाएगा? वी शैल हैव टेकन, भोजन करने के लिए टेकन का प्रयोग किया जाता है। हैव टेकन द फूड, अब पूर्व के लिए क्या लगाएंगे? बिफोर। रात्रि होने से पहले तो बिफोर इट का प्रयोग हो जाएगा, बिफोर इट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना वर्ब है, होना, इट के साथ वर्ब में एस आई एस लगता है, तो होने की अंग्रेजी होती है बी, और बी में एस आई एस लगाओगे तो क्या हो जाता है? इज। बी में एस लगाने से क्या हो जाता है? इज। फिर से बी में यस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इज। इसलिए इट इज, और उसके बाद रात्रि का हो गया नाइट, बिफोर इट इज नाइट। समझ में आ गया सबको?